हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो लीजिए, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जीएसटी के ऊपर एक नया वीडियो। छात्रों, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। जीतने की अगर जिद हो तो परिस्थितियां कभी हरा नहीं सकती। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं आज की क्लास आरंभ करूं, आपको यह बताना चाहूँगा कि मेरे जीएसटी के ऊपर इंग्लिश वर्जन में 16 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं और आप सबकी रिक्वेस्ट पर मैंने इसके हिंदी वर्जन में भी इसको अपलोड करने का प्रयास किया है और उसी के तहत आज मैं जीएसटी मॉडल का ये नया वीडियो लेकर आया हूँ हिंदी वर्जन में। तो लीजिए, हम चर्चा करते हैं आज के वीडियो में जीएसटी मॉडल और जीएसटी काउंसिल। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जीएसटी मॉडल क्या है। तो आप स्लाइड पर कंसंट्रेट कीजिए। यहाँ देखिए कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 246 और 7th शेड्यूल के अंतर्गत 3 सूचियाँ उल्लेख की गई है, 3 लिस्ट्स इन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और वो 3 लिस्ट के अंतर्गत सेंटर और स्टेट्स के पावर का बंटवारा किया गया है। सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर्स हैं, डिविजन्स ऑफ पावर का बंटवारा किस तरह किया गया है वो देखिए। तो 3 सूचियाँ पहले आप देखिए कि यूनियन लिस्ट है, एक दूसरी स्टेट लिस्ट है, तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट है। तो यूनियन लिस्ट यानी ये केंद्रीय सूची है। केंद्रीय सूची के अंतर्गत एक्सक्लूसिव पावर, विशेष तरह इसमें केंद्रीय सरकार को एक्सक्लूसिव पावर होता है और इसके अंतर्गत कस्टम ड्यूटी आती है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आती है, सेंट्रल स्टेट टैक्स, सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह, ये सब यूनियन लिस्ट के अंतर्गत केंद्रीय सूची में आते हैं। और स्टेट लिस्ट के अंतर्गत एक्सक्लूसिव पावर स्टेट का होता है और इसके अंतर्गत आप देखिए कि स्टेट एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, भेट, इलेक्ट्रिसिटी, एग्रीकल्चरल टैक्स, ये सब आती है। हालांकि ये अभी सेल टैक्स और भेट ये सब नहीं है, इसके बदले जीएसटी आ गई है, लेकिन हम पुरानी सूची में जो उल्लेखित था उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको कि स्टेट लिस्ट में ये सब मैटर्स आते हैं। उसके अलावा कंकरेंट लिस्ट, इसके अंतर्गत ज्वाइंट पावर आता है। ये केंद्र और राज्य दोनों की एक संयुक्त सूची है। कॉन्करेंट लिस्ट है, इसके अंतर्गत स्टेट और सेंट्रल को ज्वाइंट पावर होता है, जबकि दोनों में सेंट्रल का पावर ज़्यादा प्रिवेल करता है। और इसके अंतर्गत इंटर स्टेट जो मैटर हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। फॉरेस्ट है, एजुकेशन है, ये सब कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। अब आप देखिए कि आर्टिकल 265 भारतीय संविधान में क्या कहता है कि कोई भी टैक्स इंपोज करने के लिए उसको पार्लियामेंट में एक कानून पास करना होता है, तभी जाकर के वो टैक्स इंपोज हो सकती है। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि जीएसटी को लागू करना था तो जीएसटी को लागू करने के लिए, इस टैक्स को लागू करने के लिए पार्लियामेंट में इस संबंधी एक्ट को पास करना जरूरी था, क्योंकि ये आर्टिकल 265 में कहा गया है। आगे, इंडिया हैज एडॉप्टेड ड्यूअल जीएसटी मॉडल। भारत ने ड्यूअल जीएसटी मॉडल को एक्सेप्ट किया है। जैसे जीएसटी के बहुत सारे मॉडल हैं और वैसे ही भारत ने कैनेडियन मॉडल को फॉलो किया है। कनाडा में जो मॉडल एप्लीकेबल है, इसके अंतर्गत आप देखिए कि सेंटर और स्टेट दोनों की टैक्सेस एक साथ में कलेक्ट की जाती है। तो चूंकि सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी दोनों टैक्सेस एक साथ संग्रह की जाती है, तो ये डुअल मॉडल इसलिए कहा जाता है इसको। इसके अंतर्गत आप देखिए कि यहाँ पर सेंट्रल ने पार्लियामेंट के अंतर्गत 4 जीएसटी एक्ट पास की गई है और पुरानी जो लॉ थे, टैक्स से रिलेटेड पुराने जितने भी लॉ थे उनको रद्द कर दिया गया, क्योंकि जीएसटी आने के बाद बहुत सी पुरानी जो टैक्सेस थी, जैसे आप कह सकते हैं कि भेट है, सेंट्रल सेल टैक्स है, तो इस तरह से बहुत सारी जो टैक्सेस थी उनको रद्द करके, रिपील करके आपको ये जीएसटी लाई गई। और जीएसटी के अंतर्गत केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में 4 एक्ट पास की और एक एक्ट वो स्टेट ने पास की है। तो आप देखिए वे कौन कौन सी एक्ट हैं, अगली स्लाइड में हम देखते हैं। अब आप देखिए कि द जीएसटी एक्ट आर एज फॉलोज अंडर न्यू आर्टिकल 246A। सेंट्रल ने कौन कौन सी एक्ट पास की, आप देखिए। सेंट्रल ने पहली एक्ट सेंट्रल जीएसटी एक्ट पास की। तो सेंट्रल जीएसटी एक्ट के अंतर्गत क्या होता है कि टैक्स जो है उसको लेवी करने का और कलेक्ट करने का
और एडमिनिस्ट्रेशन करने का सारा दायित्व सेंट्रल गवर्नमेंट का है। यहाँ पर मैं एक बार फिर से कहता हूँ आपको कि टैक्स को लागू करना हो, टैक्स को संग्रह करना हो, उसका संचालन, एडमिनिस्ट्रेशन, वो सब सारा दायित्व केंद्रीय सरकार का होता है। तो ये एक हो गई पहली सेंट्रल जीएसटी एक्ट। अब हम चलते हैं दूसरी यूनियन टेरिटोरी जीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी। तो इसके अंतर्गत टैक्स लेवी और कलेक्ट क्या होता है, यूनियन टेरिटोरी द्वारा होता है। और ये यूनियन टेरिटोरीज में कौन कौन सी यूनियन टेरिटोरीज है वर्तमान में भारत में, आप देखिए। पहला देखिए आप अंडमान, दूसरा सी चंडीगढ़, फिर डी दादरा दमन दीव और दादरा नगर हवेली और जम्मू कश्मीर, फिर लक्षद्वीप और लद्दाख। तो ये सब यूनियन टेरिटोरीज है, यहाँ पर ये यूटीजीएसटी एक्ट एप्लीकेबल होगी। इसके अलावा दो यूनियन टेरिटोरीज और हैं, वो है दिल्ली और पुडुचेरी। ये यूनियन टेरिटरी होती हुए भी यहाँ पर ऑन स्टेट लेजिस्लेचर, यानी इन दिल्ली और पुडुचेरी के अंतर्गत खुद की विधानसभा है, इसलिए जहाँ खुद की विधानसभा है वहाँ उसको स्टेट जीएसटी के अंतर्गत रखा गया है। परंतु इन सब यूनियन टेरिटोरीज में कोई विधानसभा नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर खुद की ऑन स्टेट लेजिस्लेचर ना होने की वजह से इनको यूटीजीएसटी में रखा गया है, जबकि दिल्ली और पुडुचेरी को स्टेट जीएसटी एक्ट में रखा गया है। तो आप देखिए हमने दो जीएसटी की चर्चा की, पहली सेंट्रल जीएसटी, दूसरी यूनियन टेरिटोरी जीएसटी। ये दो एक्ट हो गई। तीसरी एक्ट आप देखिए, ये हुई इंटीग्रेटेड जीएसटी। यहाँ देखिए ये कॉमन सेंट्रलाइज अथॉरिटी है मेड बाय पार्लियामेंट। एक सेंट्रल और स्टेट दोनों की कॉमन सेंट्रलाइज अथॉरिटी के हिसाब से एक इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट पास की गई, जिसके अंतर्गत एक कंसोलिडेटेड फंड होगी और उस कंसोलिडेटेड फंड के अंतर्गत वो जो फंड है वो सेंट्रल और स्टेट दोनों को मिलाकर के ये फंड होगी और ये फंड का रुपया सेंटर के पास ही रहेगा। और इस फंड को क्या होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट इस फंड से समय अनुसार जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के अनुसार ये फंड का रुपया सेंटर और स्टेट के बीच में बंटवारा होगा। क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम्स हम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी जो कलेक्ट करते हैं, सेंट्रल का हिस्सा सेंट्रल के पास जाता है और स्टेट का हिस्सा स्टेट के पास जाता है। लेकिन जब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होते हैं तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट की जब ट्रांजेक्शन की वजह से उसकी रेवेन्यू कलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसी रेवेन्यू को वो स्टेट की होते हुए भी उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है। तो स्टेट और सेंट्रल दोनों की रेवेन्यू, दोनों का फंड सेंट्रल के पास आता है। ये इंटीग्रेटेड जीएसटी के अंतर्गत ऐसा होता है और वो फंड जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के अनुसार वो कंसर्न स्टेट को भेज दिया जाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ ये ज्वाइंटली है, ये संयुक्त रूप से संयुक्त टैक्स यहाँ पर लागू की गई है और सेंट्रल स्टेट दोनों के साथ, दोनों का एक साथ ये फंड है। ये इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट है तीसरी। और चौथी आ गई कॉम्पेंसेशन टू स्टेट जीएसटी एक्ट, शॉर्ट में हम इसे कॉम्पेंसेशन एक्ट भी कहते हैं, क्षतिपूरण एक्ट। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, टैक्स लेवी और कलेक्ट दोनों ही सेंटर के द्वारा होती है, क्योंकि ये कॉम्पेंसेशन सेस सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोज करती है। और किसके ऊपर होगा, ये पान मसाला हो गया, टबाकू हो गया, ये जो प्रोडक्ट है इनके ऊपर कॉम्पेंसेशन सेस लागू किए जाते हैं। इसके अलावा एक्वा वाटर, मोटर व्हीकल और कोयला वगैरह के ऊपर ये कॉम्पेंसेशन सेस लागू किया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और इसके लागू करने का उद्देश्य हो गया है कि ये जो जीएसटी है सभी राज्यों को इसमें एग्री करना था, सभी राज्यों को सहमति के लिए उनको सेंट्रल ने ये आश्वासन दिया कि अगर आने वाले कुछ एक निर्दिष्ट समय तक, कोई कई वर्षों तक उनको अगर यदि घाटा होता है तो उस घाटे की क्षतिपूर्ति के हिसाब से उसे आपूर्ति करने का दायित्व सेंट्रल गवर्नमेंट ले लिया। और इसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फंड कलेक्शन करने के लिए ये कॉम्पेंसेशन सेस लागू किया, ताकि ये कॉम्पेंसेशन सेस से जो भी फंड कलेक्शन होगा वो स्टेट का, भारत के जितने भी स्टेट्स हैं, जिन जिन स्टेट्स को जीएसटी के एडॉप्ट करने की वजह से जो घाटा होगा उसकी क्षतिपूर्ति के लिए ये सेंट्रल का दायित्व होगा। तो इसकी वजह से ये कॉम्पेंसेशन एक्ट लागू की गई। तो इस तरह से हमने 4 जीएसटी एक्ट मिली जो सेंट्रल ने पास की है। पहली सेंट्रल जीएसटी एक्ट, दूसरी यूनियन टेरिटरी जीएसटी एक्ट, तीसरी इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट और चौथी कॉम्पेंसेशन एक्ट। इस तरह से 4 जीएसटी एक्ट पार्लियामेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास की। और 5वीं जीएसटी एक्ट जो स्टेट गवर्नमेंट ने पास की, यानी प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट, भारत के जितने भी स्टेट्स हैं सभी स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट ने जीएसटी एक्ट भी पास की, तो उसे हम स्टेट जीएसटी एक्ट कहते हैं। सो स्टेट जीएसटी एक्ट ये टैक्स
लेवी कलेक्ट और एडमिनिस्ट्रेशन सब स्टेट्स के द्वारा ही होती है, यानी इसको लागू भी स्टेट्स करता है, संग्रह भी स्टेट्स करता है और इसका एडमिनिस्ट्रेशन भी स्टेट्स के द्वारा होता है। तो भारत की आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी भारत के राज्य हैं, स्टेट्स हैं, जैसे 29 स्टेट्स मान लीजिए भारत के जो हैं अभी वर्तमान, इसके अलावे भी यूनियन टेरिटोरी, मैंने आगे भी बताया पिछली स्लाइड में कि यूनियन टेरिटोरी के अंतर्गत दिल्ली और पुदुचेरी जहाँ पर खुद की विधानसभा है, तो वहाँ पर भी ये स्टेट जीएसटी एक्ट एप्लीकेबल होगी, क्योंकि यहाँ की विधानसभा में दिल्ली और पुदुचेरी में जीएसटी एक्ट को पास किया गया, स्टेट जीएसटी एक्ट को। तो इस तरह से 29 और 2 दिल्ली पुदुचेरी को लेकर कुल 31 स्टेट्स में इस स्टेट जीएसटी एक्ट को पारित किया गया और ये स्टेट जीएसटी एक्ट लागू हो गई। तो इस तरह से कुल 4 जीएसटी एक्ट सेंट्रल ने पास की और एक 5वीं जीएसटी एक्ट जो स्टेट जीएसटी एक्ट है वो भारत के सभी राज्यों में स्टेट गवर्नमेंट ने इससे पास की। इस तरह से ये जीएसटी मॉडल इंडिया में एप्लीकेबल हुआ है और इस ड्यूअल जीएसटी मॉडल के ऊपर मेरा प्रैक्टिकल वीडियो है जो आप देख सकते हैं। इंग्लिश में वर्जन में भी मिलेगा आपको और हिंदी वर्जन भी आपको मिल जाएगा। अब सेल आप देखिए कि जब जीएसटी हम आमतौर पर हम इसको सेल्स टैक्स के हिसाब से लेते हैं, तो जब भी हम सेल करते हैं तो सेल के ऊपर जीएसटी लागू की जाती है। तो सेल में आप देखिए कि सेल इंट्रा स्टेट सेल भी हो सकती है और इंटर स्टेट सेल भी हो सकती है। इंट्रा स्टेट का मतलब हो गया कि एक ही राज्य के अंतर्गत जो सेल होती है, विद इन द स्टेट जो सेल होती है उसे हम इंट्रा स्टेट कहते हैं। और जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचा जाता है या सर्विस दी जाती है तो उसे हम इंटर स्टेट सेल कहते हैं। तो इंट्रा स्टेट यानी विद इन द स्टेट सेल में आगे क्या ओल्ड आपको भेट लागू होता था। विद इन दी स्टेट जब भी कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज दी जाती थी तो वहाँ ओल्ड भेट लागू होती थी, लेकिन जीएसटी आने के बाद विद इन दी स्टेट आपको जीएसटी लागू होगी और जीएसटी का एक ड्यूअल मॉडल लागू होगा। ड्यूअल मॉडल में आप देखिए कि सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी दोनों संग्रह की जाएगी, ये दोनों मिलाकर के टोटल जीएसटी होगी। यानी आप मान लीजिए कोई भी एक प्रोडक्ट सेल करते हैं, मान लीजिए उस प्रोडक्ट की टैक्स रेट्स 18% है तो 9% सेंट्रल जीएसटी कलेक्ट की जाएगी और 9% स्टेट जीएसटी की जाएगी। तो 9% के हिसाब से जो सेंट्रल की टैक्स होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी और 9% के हिसाब से जो स्टेट गवर्नमेंट की जीएसटी होगी वो स्टेट के पास जाएगी। इस तरह से 9 + 9 = 18% जीएसटी होगी। अगर ये 12% होती है तो 6 + 6 होगा। अगर 28% होती है तो 14 इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से ये इंट्रा स्टेट में एप्लीकेबल होगा। फिर उसी तरह से इंटर स्टेट यानी जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचा जाता है तो आप देखिए कि आगे सेंट्रल सेल टैक्स लागू होती थी, लेकिन अब सेंट्रल सीएसटी की बजाय अब आप आईजीएसटी लागू होगी। यानी यहाँ सीजीएसटी एसजीएसटी हम बंटवारा करके नहीं दिखाएंगे, बल्कि एक साथ दोनों टैक्स 18% हो तो पूरी 18% आईजीएसटी के रूप में, इंटीग्रेटेड जीएसटी के रूप में 18% कलेक्ट किया जाएगा। 28% हो तो 28% एक साथ कलेक्ट किया जाएगा। 12% हो तो 12% आईजीएसटी एक साथ कलेक्ट की जाएगी और बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कंसर्न स्टेट को उसके राशि जो उसको भिजवा देगी। तो ये सीजी प्लस एसजी भी हो सकती है, सीजी प्लस यूटी जीएसटी भी हो सकती है। तो सेंट्रल का पार्ट सेंट्रल के पास रहेगा, स्टेट का पार्ट स्टेट के पास जाएगा। अगर यूनियन टेरिटोरी है तो स्टेट के बदले यूनियन टेरिटोरी का पार्ट यूनियन टेरिटोरी के पास जाएगा। इस तरह से ये आईजीएसटी के अंतर्गत टैक्स कलेक्शन की जाएगी। या प्रैक्टिकल में आप और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आईजीएसटी के अंतर्गत हम टैक्स का बंटवारा नहीं करते हैं, बल्कि जो बंटवारा करके सेंट्रल गवर्नमेंट ये अंदर की बात है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर की बात है। हम अकाउंटिंग में हम सिर्फ डायरेक्टली हम इसको आईजीएसटी के रूप में लिख देंगे, 18% या 12% जो भी केस हो। आगे आप देखिए कि आईजीएसटी इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन केस ऑफ कस्टम। आप देखिए कि बाहर से जब कोई सामग्री इंपोर्ट की जाती है तो उसके क्षेत्र में कस्टम एक्ट एप्लीकेबल होती है। कस्टम एक्ट के अंतर्गत कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है और कस्टम ड्यूटी के अलावा एक बेसिक कस्टम ड्यूटी भी होती है। जो बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है तो आप उसके अलावा एक एडिशनल कस्टम ड्यूटी होती है तो वो इक्विवेलेंट टू आईजीएसटी होती है। तो इसलिए यहाँ पर हम प्लस आईजीएसटी लिखा है, लेकिन ये आईजीएसटी की इक्विवेलेंट होती है, लेकिन ये आईजीएसटी जीएसटी एक्ट के अंतर्गत नहीं आती है बल्कि ये कस्टम एक्ट के अंतर्गत आती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कस्टम के क्षेत्र में आमतौर पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जीएसटी आईजीएसटी के इक्विवेलेंट वहाँ पर कस्टम एक्ट के अंतर्गत कस्टम ड्यूटी
कलेक्शन की जाती है। और इन केस ऑफ सेल टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन के क्षेत्र में भी अगर यदि टैक्स एप्लीकेबल होती है तो वहाँ पर भी ये रिफंड का भी प्रोविज़न होता है, तो वहाँ पर भी ये IGST एप्लीकेबल होती है। और एक विशेष शर्त के अनुसार ये IGST रिफंडेबल भी होती है। तो मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा, आप मेरे टैक्स रेट्स के वो वीडियोज हैं उसके अंतर्गत आपको ये और भी अच्छी तरह से क्लियर किया गया है। तो टाइम बिंग मैं अगली वीडियो में अगली स्लाइड में आपको ले चलता हूँ। आप देखिए, तो GST का दो पार्ट हो गया। अगर इंटर स्टेट है तो IGST कलेक्ट की जाएगी, और इंट्रा स्टेट है तो CGST प्लस SGST होगा, या CGST प्लस UTGST होगा। यानी SGST और UTGST में से कोई एक होगा। अगर नॉर्मल स्टेट है तब तो SGST होगी, और यूनियन टेरिटरी है तो UTGST होगी। और आप देखिए आगे कि इस क्षेत्र में GST के क्षेत्र में जब टैक्स इंपोज की जाती है तो यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई का विशेष महत्व होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन आपको ये जानना है कि ये टैक्स जो इंपोज की जाती है GST, उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई का और टाइम ऑफ सप्लाई का विशेष महत्व होता है। और कभी कभी आप देखिए कि जो सप्लायर और बायर का लोकेशन मैटर नहीं करता है। मान लीजिए सप्लायर और बायर दोनों एक ही स्टेट में है, एक ही जगह है। मान लीजिए सप्लायर दिल्ली का है और बायर भी दिल्ली से है, तो सप्लायर बायर को दिल्ली में ही माल बेचता है, लेकिन वो माल अगर बायर कहता है कि उसको दूसरे स्टेट बिहार, बंगाल या असम में भिजवाना है, तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई मान लीजिए कि दिल्ली नहीं रहा, प्लेस ऑफ सप्लाई वो बंगाल, बिहार या असम हो गया, तो उस क्षेत्र में ये इंटर स्टेट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए कि बायर्स का लोकेशन सेम होते हुए भी ये प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरा हो गया, इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर के हिसाब से ही ये IGST या GST एप्लीकेबल होगी। तो यहाँ पर देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई की एक अहम भूमिका है, उनका एक विशेष रोल है। आगे आप देखिए अगली स्लाइड में। अब हम चर्चा करते हैं GST काउंसिल के बारे में। तो आपको GST काउंसिल के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि देखिए कि टैक्स रेट्स वगैरह हैं, GST के ऊपर सारे निर्णय जो लिए जाते हैं वो GST काउंसिल में ही लिए जाते हैं। GST काउंसिल इसके लिए एक प्रमुख बॉडी है। तो GST काउंसिल कैसे गठित होती है, आप देखिए GST काउंसिल के अंतर्गत एक यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वो चेयरपर्सन होता है इस GST काउंसिल का। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के अलावा एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेवेन्यू होता है। उसके अलावा हर स्टेट्स के, भारत के जितने भी स्टेट हैं, हर स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर इसके मेंबर्स होते हैं। तो इस तरह से ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेवेन्यू और स्टेट्स फाइनेंस मिनिस्टर को लेकर के ये GST काउंसिल गठन की जाती है। इसके रिप्रेजेंटेशन GST काउंसिल में 50% से ज़्यादा स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। मोर देन 50% ऑफ टोटल स्टेट्स और प्लस सेंटर, इन सब का रिप्रेजेंटेशन होने से ही ये GST काउंसिल की बैठक हो सकती है। इसका मिनिमम रिप्रेजेंटेशन 50% ऑफ टोटल स्टेट्स होना जरूरी है। इसके अलावा कोरम, इसकी कोरम पूर्ति करने के लिए हाफ ऑफ दी टोटल मेंबर्स के 50% यानी 50% से ज़्यादा मेंबर्स सम्मिलित होने पर ही इसका कोरम पूरा माना जाता है। अब डिसीजन आप देखिए, डिसीजन इस GST काउंसिल में कोई भी निर्णय लिया जाता है तो उस निर्णय के लिए 3/4 मेजोरिटी होना जरूरी है, यानी 75% मेजोरिटी के बगैर कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। आगे आप देखिए कि सेंटर का वोटिंग राइट कितना है, 1/3, और स्टेट का वोटिंग राइट कितना है, 2/3। यानी GST काउंसिल में कोई भी निर्णय के लिए, कोई भी वोटिंग राइट्स अगर होता है निर्णय के लिए, तो सेंटर के पास देखिए आप केवल 1/3 वोटिंग राइट्स है, जबकि स्टेट्स के पास 2/3, यानी सेंटर से डबल होता है 2/3। स्टेट सेंटर का 1/3 जबकि स्टेट्स का है 2/3, यानी स्टेट के पास डबल पावर है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर GST काउंसिल में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वहाँ स्टेट्स और सेंटर दोनों की भूमिकाएं होती है, और वहाँ पर स्टेट्स की भूमिका ज़्यादा होती है। यानी जब तक स्टेट पूर्णतया, सभी स्टेट्स पूर्णतया जब तक सहमत नहीं है, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द स्टेट जब तक सहमति नहीं होती है, तब तक कोई एक निर्णय नहीं हो पाता है। और टोटल 75% सहमति होने के बाद ही कोई एक निर्णय लिया जा सकता है। तो आगे स्लाइड में आप देखिए कि हम कह सकते हैं कि सेंटर एंड स्टेट एलोन हैव नो पावर,
न तो सेंटर के पास अकेले कोई पावर होता है, न ही स्टेट के पास अकेले में कोई पावर होता है, बल्कि ये जॉइंट पावर सेंटर और स्टेट का जॉइंट पावर होता है। और इस जॉइंट पावर के जरिए ही जीएसटी काउंसिल में कोई निर्णय लिया जाता है। और क्या निर्णय लिया जाता है आप देखिए, गवर्नमेंट एक्ट्स ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल ओनली। यहाँ आप देखिए कि आमतौर पर आम नागरिक ऐसे ही समझता है कि जीएसटी में कोई भी परिवर्तन होता है, कोई भी छूट दी जाती है या कोई रेट में चेंज की जाती है, कुछ भी किया जाता है, तो आमतौर पर आम आदमी की धारणा, आम व्यवसायियों की धारणा यही होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये चेंज कर दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अच्छा किया या बुरा किया, कोई कुछ भी कमेंट कर देता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट केवल जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के हिसाब से ही कुछ कर सकती है। गवर्नमेंट अपनी स्व इच्छा से कुछ नहीं कर सकती, बल्कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, जीएसटी काउंसिल में जो निर्णय लिया जाता है और वो निर्णय लेने के पश्चात उसके रिकमेंडेशन के अनुसार ही गवर्नमेंट कोई एक्ट पास कर सकती है या गवर्नमेंट कुछ कर सकती है। तो हम जान सकते हैं कि आप देखिए कि कोई एग्जेम्पशन हो, कोई किसी भी टैक्स में किसी प्रकार का जीएसटी में कोई एग्जेम्पशन हो, या कोई किसी चीज़ के ऊपर कोई कमोडिटी या कोई आइटम के ऊपर जीएसटी लागू करनी हो, इंक्लूशन करनी हो, या उसको हटाना हो, एक्सक्लूशन करना हो, या जीएसटी के रेट में जैसे रेट्स जो है 5%, 12%, 18% या 28%, वो जीएसटी के रेट कोई चेंज करनी हो, या उसको नील रेट में लाना हो, 0% करना हो, किसी भी प्रकार की टैक्स रेट में चेंज करनी हो, तो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन जरूरी है। जीएसटी काउंसिल में सहमति होने के बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें कुछ कर सकती है, वरना ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और कोई नया सेस लगाना हो, सरचार्ज लगाना हो, कॉम्पेंसेशन सेस लगाना हो, इस तरह से कुछ भी निर्णय, जीएसटी का कोई भी निर्णय लेना हो, तो जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन अनिवार्य है। और जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के बाद पश्चात ही सेंट्रल गवर्नमेंट उसे लागू कर सकती है। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि हमने आज के वीडियो में जीएसटी मॉडल यानी डुअल मॉडल जो भारत में एप्लीकेबल है, उसके ऊपर हमने संक्षिप्त में जानकारी हासिल की, और जीएसटी काउंसिल के फंक्शंस क्या है, जीएसटी काउंसिल किस तरह गठित होती है, इसके बारे में हमने चर्चा करी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि आप किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए अपना कर्तव्य करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप लविंग, टेक केयर, थैंक यू।